हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स के आगे चलने वाले हैं। फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और उसको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था और उनको अलग अलग देखा था। हमारा जो कंक्लूजन निकला था यहाँ पे वो ये था कि जो कॉइल है उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, एक कंक्लूजन ये था। और दूसरा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड भी उतना ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो फैराडेज जो लॉ है बेसिकली वो इसी बारे में बताता है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और उसके थ्रू हम निकालना चाहते हैं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो वो हम जल्दी से देखते हैं स्टेटमेंट और उसका एक्सप्रेशन। फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट यही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया बट यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। सर्किट के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज के इक्वल है। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करें, ईएमएफ इंड्यूस्ड की, वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या फाई बी अगर आप लिखना चाहें मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका रेट ऑफ चेंज जो आएगा वो डी फाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है ये हमें देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फ्लक्स। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फ्लक्स कि इंस्टेंटेनियसली कितना फ्लक्स इंड्यूस हुआ है। अगर आप इसको लार्ज इंटरवल के लिए यूज करते हैं तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड का। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे एक्सप्रेशन में एक एन भी आया और एक माइनस भी आया है। तो दोनों का पर्पस क्या है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एन समझाता हूँ। एन का मतलब क्या है, जब हमारे पास अगर सिंगल लूप है कॉइल में, अगर हमारे जो कॉइल हैं वो टाइटली क्लोजली बाउंडेड हैं, मतलब सभी में फ्लक्स चेंज बराबर आ रहा है, एक दूसरे से दूर दूर नहीं है। जो मैग्नेटिक फील्ड किसी एक कॉइल के थ्रू पास कर रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड किसी इंस्टेंट पे दूसरे कॉइल के थ्रू भी पास कर रहा है। उस केस में फ्लक्स चेंज 2 कॉइल या 3 कॉइल या 10 कॉइल एन नंबर ऑफ कॉइल के थ्रू होगा। और अगर एन नंबर ऑफ कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो एक के थ्रू जितना फ्लक्स चेंज होगा उसका एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एन कॉइल्स में आएगा। तो अगर एक से ज्यादा कॉइल्स होते हैं तो हर एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, हर एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, टोटल ईएमएफ एन टाइम्स हो जाएगा। तो किसी केस में अगर एक से ज्यादा कॉइल है तो हम लोग एन मल्टीप्लाई करेंगे। एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द कॉइल, कॉइल में कितने लूप्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, किसका मैग्नीट्यूड, ईएमएफ इंड्यूस्ड का, जब मैं ऐसे लिखता हूँ। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होगा। ये न्यूमेरिकल में यूजफुल होगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे फाइंड करेंगे, लेकिन कहीं अगर आपको डायरेक्शन भी पता करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन भी होता है, ये समझते हैं ध्यान से। फिलहाल तो मैं एक सिंपली वायर में आपको समझाता हूँ डायरेक्शन का मतलब क्या है। सपोज ये वायर है, इसका ये एंड ए और ये एंड बी है। इस वायर में करंट जो है वो ए टू बी फ्लो कर सकता है या तो बी टू ए फ्लो कर सकता है। अगर करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल, ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। जब हम बोलते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ईएमएफ वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का मतलब हम करंट के डायरेक्शन से रिलेट करने वाले हैं कि जिस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, या हम उल्टा बोलें कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस लेते हैं। मतलब कि अगर एंड ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट ए से बी फ्लो करेगा और हम बोलेंगे कि ईएमएफ जो है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। इसका मतलब ये है ईएमएफ का इंड्यूस का डायरेक्शन का मतलब करंट का डायरेक्शन। अब लूप की बात करें, जैसे यहाँ कॉइल की बात हो रही है, तो कॉइल के केस में करंट जो है अगर हम इसके थ्रू फ्लक्स चेंज कराते हैं, कॉइल का मतलब कंडक्टिंग वायर, अगर इसके थ्रू अगर हम लोग फ्लक्स चेंज कराते हैं तो करंट 2 तरह से फ्लो कर सकता है, क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकता है। तो कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसके लिए हम ये एडिशनल यहाँ पे माइनस साइन की बात कर रहे हैं, बट इसको यूज कैसे किया जाएगा उस पर हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो फिलहाल हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, डायरेक्शन पे हम आएंगे, उसको क्लियर करेंगे। लेकिन ये चीज समझना जरूरी है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड का भी डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का मतलब वो डिसाइड करेगा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
जैसे कि एक सिंगल वायर में जो है वो A to B या B to A करंट हो सकता है, वो अगर करंट A to B है तो हम बोलेंगे ईएमएफ का डायरेक्शन A to B है। वैसे यहाँ पर अगर करंट क्लॉकवाइज है तो हम बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस जो है वो क्लॉकवाइज है। कहने का मतलब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये है हमारा कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्मूला टू फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल थ्रू विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विच हैव n नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसे यूज कैसे करना है हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, और फिर मैं आपको इस साइन का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ आगे चल के। तो उसके लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे, फिलहाल हम मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे। तो सबसे अच्छा एक और चीज़ हमें देखनी है कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से होगा। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले एक और चीज़ क्लियर करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन कौन से तरीके से चेंज किया जा सकता है। हमारे पास अगर एक कॉइल है उसके थ्रू अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, एक क्लोज लूप ऑफ वायर है उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, तो उसके कितने मेथड्स हो सकते हैं एक बार वो ध्यान से देखते हैं। तो अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखें तो इसमें क्लियरली दो फैक्टर्स या दो क्वांटिटीज हमें क्लियर दिखाई दे रही है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा एरिया वेक्टर। कोई भी सरफेस एरिया है, कोई भी एरिया है, कोई भी लूप है, उसका जो एरिया होगा उसके थ्रू पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड और उस पे उसका एरिया वेक्टर, ये दो फैक्टर्स हैं, एरिया वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है कॉइल के थ्रू तो भी फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल का एरिया चेंज होता है तो भी फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है, आपको याद होगा कि अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो एक्सपैंड करने पे हम डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है। यानी कि ये एक थीटा एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। अगर हम उस एंगल को भी चेंज कर पाए तो भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं और क्या किया जाएगा इसके लिए ये भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करेंगे, सपोज यहाँ पर एक लूप है और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रही हैं। तो अगर हमने वो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के हेल्प से प्रोड्यूस किया, जैसे कि सोलेनॉइड के हेल्प से, तो हम करंट को वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकते हैं। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स जो टाइम के साथ चेंज हों उनको हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर हम किसी स्पेस, किसी रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकें और वहाँ पर अगर हमारे पास एक लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है, अभी हमने डिस्कस किया, एरिया इनक्लोज बाय अ लूप। एक लूप ने एरिया कितना इनक्लोज किया अगर उसको चेंज करें। तो प्रैक्टिकली देखें तो एरिया इनक्लोज जो है हम चेंज करने के लिए हमें लूप का साइज जो है चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक और तरीका है एरिया इनक्लोज चेंज करने का। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके अंदर सपोज हमने एक कॉइल रख दिया है, सपोज रेक्टेंगुलर कॉइल ही है, कोई भी शेप का हो सकता है, और इसको अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये जो हमारा कॉइल है इसका एक्चुअल खुद का एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, बट जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो इफेक्टिव एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इफेक्टिव एरिया तो डिक्रीज कर गया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है। यानी कि ये एरिया वही एरिया है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है और वही चेंज हो जा रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरिया भी चेंज कर सकते हैं, एरिया इनक्लोज चेंज कर सकते हैं सिंपली किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर या इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव करके। तो ये हमारा दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड भी है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज करना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में और इस रीजन में एक कॉइल रखा हुआ है, कोई भी शेप का हो सकता है। जैसे मैं एक सर्कुलर कॉइल अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ और इस कॉइल को अगर हम रोटेट करें, फिलहाल देखते हैं इसका एरिया वेक्टर अगर हम कन्वीनियंटली इनवर्ड ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसका डायमीटर का जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, इसके अबाउट इसको रोटेट करूं, इस कॉइल को रोटेट करूं,
तो इस कॉइल को रोटेट करने पे इसका एरिया वेक्टर भी चेंज होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, एरिया वेक्टर भी रोटेट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसका मतलब एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल क्या होगा, चेंज होगा। मतलब आप एक कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसको रोटेट करके क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में थीटा चेंज हो जा रहा है। तो ये तीसरा मेथड है जिस तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। इन डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हम लोग एक लूप में ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं और उसमें फिर करंट इंड्यूस हो सकता है। तो जनरली आपने जनरेटर्स के बारे में सुना होगा, तो जनरेटर्स में एक्चुअल में यही मेथड यूज किया जाता है। उसमें एक आर्मेचर कॉइल होता है जो हम आगे देखेंगे, उसको इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से उसका जो थीटा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल चेंज होता है, उसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है और हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो हम इस पे ये हमने 3 मेथड्स देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड जिसमें हमें ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें दिया है एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इसको वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शंस के बारे में बोला गया है, बनाते हैं हम डायरेक्शंस। ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखने के लिए मुझे डायरेक्शंस कुछ ऐसे दिखाना चाहिए। ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखा है, तो एक काम करते हैं, ये नॉर्थ साउथ हो गया और ये ईस्ट वेस्ट हो गया। नॉर्थ साउथ इधर आ जाएगा ईस्ट और यहाँ आ जाएगा वेस्ट। अब ड्रॉ करते हैं हम लोग, ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखा है, तो ये हमारा ईस्ट वेस्ट प्लेन है, इसमें वर्टिकली रखते हैं। वर्टिकली रखने पे कुछ इस तरह से रखा जाएगा एरिया। ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ये रहा ईस्ट वेस्ट प्लेन में जो एरिया रखा है। और हमें स्क्वायर लूप बोला है, मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ध्यान रखेंगे स्क्वायर लूप है। उसके बाद हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, 0.1 टेस्ला का है और ये प्लेन ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के प्लेन में है। नॉर्थ ईस्ट मतलब हमें दिख रहा है ये डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, एग्जैक्टली मिडल ऑफ नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच से पास करेगा। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, तो इसको हम लोग बी वेक्टर लिख लेते हैं। और मैंने बताया एग्जैक्टली ये मिडल में होता है, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ये एंगल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें शायद लास्ट में बोला गया है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और करंट भी पूछा है, इसमें बोला गया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है। देखो यहाँ पे मेथड जो यूज किया है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड को 0 डिक्रीज किया गया है 0.1 से 0 तक इन 0.7 सेकेंड। ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिलहाल डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, डायरेक्शन का तरीका हम आगे देखने वाले हैं। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ये जो स्क्वायर लूप है, सबसे पहले हमें इसका एरिया वेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, अगर मुझे चाहिए ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर मुझे चाहिए ईएमएफ इंड्यूस, तो उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक ही लूप है, तो यानी कि मुझे चेंज इन फ्लक्स और चेंज इन टाइम को डिवाइड करना होगा। फिलहाल यहाँ पे 0.7 सेकेंड के अंदर जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो दिया है, मतलब हमें एक एवरेज रेट मिलेगा चेंज ऑफ फ्लक्स का। इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एवरेज रेट निकालना है तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, क्योंकि हमें एक टाइम इंटरवल के एंड्स पे दिया हुआ है क्या चेंज आया, बीच में 0.7 सेकेंड जो पूरा रेंज है उसके हर एक सेकेंड, हर एक इंस्टेंट पे हमें चेंज नहीं दिया है, तो हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड का। तो निकालते हैं सबसे पहले, अच्छा क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो फिलहाल हम साइन को छोड़ सकते हैं। चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए हमें इनिशियली फ्लक्स कितना था वो फाइंड करना होगा, मैं उसको फाई आई लिख दे रहा हूँ। इनिशियली फ्लक्स फॉर्मूला क्या है फ्लक्स फाइंड करने का, बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा। आप वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली यही आएगा। थीटा फाइंड करते हैं, सबसे पहले थीटा फाइंड करते हैं। तो एरिया वेक्टर हम कन्वीनियंटली इस डायरेक्शन में अगर ले लें तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बीच का एंगल 45 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 45 डिग्री। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है, तो पहले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इनिशियली जो वैल्यू था वो 0.1 टेस्ला था, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम ऐसा यूनिट्स में निकालें 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, cos 45 इज 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.1 दिया है, ठीक है। तो 10⁻⁻2, यहाँ से हम लोग एक 0 और ऐड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ वेबर। ये हमारा इनिशियली जो मैग्नेटिक
फ्लक्स है इस कॉइल के थ्रू वो हमें मिल गया है, ठीक है। फाइनली निकालते हैं आफ्टर 0.7 सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया है तो फॉर्मूले में हम बी की जगह जीरो पुट करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, दैट विल बी जीरो माइनस दिस वैल्यू। तो जीरो में से हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्टीमेटली वही वैल्यू मिलेगा माइनस के साथ, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है चेंज इन फ्लक्स का, तो आप साइन को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो क्या आएगा 1/√2 10⁻³ वेबर, ये आया हमारा जो चेंज इन फ्लक्स है। ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो क्या करना होगा, ईएमएफ इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम टेकन। ये हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो साइन को नहीं रखेंगे। तो जो हमें वैल्यू मिलेगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, √2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जो है ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। इसका वैल्यू आएगा 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.4 × 7। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आना चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। 10 डिवाइडेड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 7 4 28 कैरी टू 7 and 2 9 9.8। दैट मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली हम इसको, मैंने 1.4 लिया, 1.414 अगर हम लेते हैं √2 का वैल्यू तो ये अप्रॉक्सीमेटली 110 ले सकते हैं, कैंसल आउट होके अप्रॉक्सीमेट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 × 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिली वोल्ट, क्योंकि हम लोग ईएमएफ इंड्यूस की बात कर रहे हैं तो 1 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। ये वोल्ट में आने वाला था, ध्यान रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस इस कंडीशन में। और हमसे पूछा गया है करंट के बारे में, तो आप जो है यहाँ पे ओम्स लॉ सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर आपको करंट निकालना है तो करंट जो है हमेशा किसके इक्वल होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट। तो यहाँ पे तो ये लूप ही है और इसका टोटल रेजिस्टेंस हमको डायरेक्ट दिया हुआ है 0.5। तो इसे हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम लोग। 1 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 0.5 का मतलब 2 न्यूमरेटर में जाएगा, दैट विल गिव 2 मिली, अच्छा ये किस यूनिट्स में रहेगा हमारा, रेजिस्टेंस ओम में, तो 2 मिली एम्पियर हमारा आंसर होगा करंट का। इस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन था जिससे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा रहा था और हमने ईएमएफ इंड्यूस्ड कैलकुलेट किया। कैसे किया, ये कहाँ से आया है, यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से इस टॉपिक पे ही बेस्ड। A circular coil of radius 10 cm, 500 turns resistance is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, चलो यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। और यहाँ पे रखा गया है एक सर्कुलर कॉइल जो इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर हम उसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये रहा वो सर्कुलर कॉइल, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा। आगे चलते हैं, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। ओके, ये अगर हम लोग वर्टिकल ले लें तो स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ है और इसको 180 डिग्री से रोटेट किया गया है, इस तरह से रोटेट किया गया है। तो आप देख रहे हैं इस केस में क्या हो रहा है, पिछले केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, इस बार देखो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसका वैल्यू फिक्स्ड है। तो इस बार हमारा जो कॉइल है उसको रोटेट करा रहे हैं, मतलब क्या चेंज कर रहे हैं इस बार, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जो हमने थर्ड मेथड देखा था। और उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है इस लूप के थ्रू, इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। तो देखते हैं कितना आएगा ईएमएफ इंड्यूस। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड, देखते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि इस बार एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज किया जा रहा है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले फिर से ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें बस d∅dt करना होगा, और हमें बोला गया है कि 0.25 सेकेंड में इसको रोटेट किया गया है। तो हमें पूरा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं, एक एवरेज वैल्यू निकालना है। तो फॉर एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए हम लोग सिंपली चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में वो चेंज, किस टाइम इंटरवल में टाइम चेंज हुआ है फ्लक्स, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इनिशियली फ्लक्स निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है BA cos थीटा। फिर से मैं BA cos थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यही आने वाला है। शुरू में कन्वीनियंटली हम लोग एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो ये रहा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
दोनों के बीच का एंगल 0 है, ये 0 cos 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ आएगा b इंटू ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दिया है, तो लिख लेते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू इस कॉइल का जो एरिया है, रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ 500 टर्न्स के बारे में बताया, तो नंबर ऑफ टर्न्स को भी लेके चलना है हमको। नंबर ऑफ टर्न्स इस बार n है, 1 नहीं है। और हमारा जो एंगल है वो हमें पता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये तो हमारे वैल्यू हो जाएगा 1, और क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है तो इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो हम एरिया अगर निकालें तो पाई r स्क्वायर करेंगे, रेडियस 10 है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या आप इसको सॉल्व करके डायरेक्टली 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हमारे पास यहाँ से आया, और ये 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर। ये हमारे पास आ गया इनिशियली जो मैग्नेटिक फ्लक्स था। उसके बाद सेकेंड फाइनली देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज आया है। तो इस बार कॉइल जो है वो रोटेट किया है, तो सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, कॉइल का एरिया चेंज नहीं हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है फिक्स्ड है। अगर हमने एरिया वेक्टर जो है बैक साइड में लिया था तो 180 डिग्री टर्न करने के बाद एरिया वेक्टर जो है फ्रंट में हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड उधर है लेकिन एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो इस बार एरिया वेक्टर जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी राइट की तरफ ही है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो इस बार 180 डिग्री है। इस बार एंगल 180 डिग्री है, तो सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। तो फॉर्मूले में बी ए कॉस थीटा की जगह आएगा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1, कॉस 0 1 था, कॉस 180 -1। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ए सेम है, सिर्फ एक माइनस एडिशनल आने वाला है, तो माइनस अगर हम लगाएंगे तो -3 पाई 10 टू द पावर -7 वेबर, ये आ जाएगा। अब हम लोग चेंज इन फ्लक्स अगर निकालते हैं डेल्टा फाई, तो उसका वैल्यू फाइनली जो फ्लक्स था माइनस इनिशियली जो फ्लक्स का वैल्यू है, और दोनों वैल्यूज सेम ही हैं, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2 इंटू 3 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये आप खुद से कर सकते हैं, तो -6 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये चेंज इन फ्लक्स आ गया। साइन मैंने आपको बताया है क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आप साइन को स्किप कर सकते हैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो साइन को हटाया जा सकता है। तो पुट करते हैं वैल्यूज़ यहाँ पे, n का वैल्यू है हमारे पास 500, चेंज इन फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया है 6 पाई 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.25 सेकेंड्स है, 0.25 सेकेंड्स को हम लोग 1/4 सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 5 4 टाइम्स 20, 2 zeros है यहाँ पे, इंटू 6 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पे 3 zeros और 7 -7 यानी कि 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये, और 6 इंटू 2 12, तो 12 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, इसको हम वोल्ट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। पाई की वैल्यू रख के इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, पाई का वैल्यू रखना होगा आपको एग्जाम्स में। तो ये हमारे पास आ गया EMF इंड्यूस्ड। और हमसे पूछा गया था फिर से, जैसे लास्ट टाइम शायद करंट के बारे में भी पूछा गया है, तो करंट कैसे फाइंड करना है। I = होता है E/R। EMF इंड्यूस्ड हमने यहाँ पे फाइंड किया 12 पाई 10 टू द पावर -4, 12 पाई 10 टू द पावर -4, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से जो है 2 ओम। तो 2 ओम से अगर हम डिवाइड करते हैं दैट विल गिव 6 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। ये हमें करंट का वैल्यू मिल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस या EMF जो इंड्यूस हुआ है, करंट का वैल्यू, दोनों हमने फाइंड कर लिया है। ये सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हुआ था, इस क्वेश्चन में एंगल चेंज हुआ है दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि हम लोग जो है EMF इंड्यूस का डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। तो हमने देखा था फॉर्मूले में एक माइनस आ रहा है, उसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए, वो हम देखने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जो एक लॉ है बेसिकली, जिसको लेंस लॉ बोलते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोनों हम मेथड्स देखेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले जो हम मेथड देखने वाले हैं यहाँ पे वो है जब हमारे पास
एक कॉइल है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग चेंज कर रहे हैं, और अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं EMF इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस d∅dt, तो उससे कैसे डायरेक्शन फाइंड किया जाए। तो समझते हैं, देखो इसको। सबसे पहले EMF इंड्यूस्ड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है माइनस d∅dt, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो लूप के हैं वो 1 हो उस केस के लिए। n से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आप n लिखना चाहें लिख सकते हैं, n तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, तो अब आप इस फॉर्मूले से कैसे EMF इंड्यूस का डायरेक्शन पता करेंगे। याद है, EMF इंड्यूस का डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसाइड करना है एरिया वेक्टर क्या लेने वाले हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है फ्लक्स के लिए, फाई इक्वल्स टू होता है BA cos थीटा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पर्टिकुलर लूप के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, BA cos थीटा होगा। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक लूप रखा हुआ है, और एरिया वेक्टर जो है इसका किधर होगा, एरिया वेक्टर। हाँ, अब आपको ये डिसाइड करना है एरिया वेक्टर किधर होगा। तो जैसे जब ओपन सरफेसेस होती हैं उस केस में एरिया वेक्टर हम कन्वीनियंटली चूज कर सकते हैं। आप जो भी एरिया वेक्टर डिसाइड करेंगे वही डिसाइड करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ EMF। आप जो भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे वही डिसाइड करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस्ड। जैसे कि जनरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ ही एरिया वेक्टर ले लेते हैं, तो वैसा करके देखते हैं पहले केस में। तो सपोज मैंने एरिया वेक्टर अपवर्ड लिया है, जैसे ही आप इसको फिक्स करेंगे सारी चीजें फिक्स होने वाली हैं, तब आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं, एरिया वेक्टर अगर आपने अपवर्ड लिया है तो आप थंब जो है अपवर्ड पॉइंट करेंगे, और आपको याद है राइट हैंड थंब रूल, वैसा ही कोई रूल यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। राइट हैंड थंब रूल हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न और डायरेक्शन के लिए यूज किया था, वैसा ही कुछ यहाँ यूज कर रहे हैं। आपको थंब रखना है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, और फिर आपके फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हैं मतलब यहाँ पे जो लूप रखा हुआ है इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर हुआ तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, या एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस्ड फिक्स करते हैं। मतलब EMF का वैल्यू अगर प्लस में आता है, इसको सॉल्व करके, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, तो इसका मतलब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अगर इसका वैल्यू माइनस में आता है तो करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो हमने क्या किया, फिक्स कर लिया क्या, अगर एरिया वेक्टर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से अगर देखें लूप में तो एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा। तो पहले यहाँ लिख लेंगे, जैसे ही आपने ये फिक्स किया आप लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ EMF होगा। और अगर हमारा EMF इंड्यूस का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस क्लॉकवाइज होने का मतलब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ये है तरीका इसको यूज करने का। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें इसमें मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, सब कुछ फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ये एरिया वेक्टर का थीटा ये भी हमारा फिक्स्ड है। तो अगर हम लोग EMF इंड्यूस निकालना चाहते हैं तो माइनस d∅dt आएगा, यानी कि BA cos थीटा का क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या बताया, ये एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। टाइम वेरिंग का मतलब ये टाइम के साथ चेंज होगी। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ चेंज होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस n, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a और थीटा ये सब फिक्स्ड है, a cos थीटा बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में आएगा dB/dt, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया EMF का। ये हमने सिंपल एक एग्जांपल लिया है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब देखते हैं, n तो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, अब हमें इन दोनों को देखना है, cos थीटा का वैल्यू और dB/dt। तो ये थीटा यहाँ पे क्या है, अगर थीटा एक्यूट है, थीटा इज एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और dB/dt की बात करते हैं तो dB/dt पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली EMF इंड्यूस का वैल्यू क्या आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि पहले से यहाँ पे एक माइनस साइन लगा है। अब ये नेगेटिव EMF इंड्यूस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव था, इसका मतलब यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड क्लॉकवाइज होगा, यानी कि यहाँ पे EMF इंड्यूस क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इस तरह से आप
अगर आप इस साइन के हेल्प से डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो ये तरीका आपको यूज़ करना होगा। पहला स्टेप है एरिया वेक्टर आपको फिक्स करना है, दूसरा है एरिया वेक्टर से आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड फिक्स करना है और फिर कैलकुलेशंस करने हैं और देखना है कि उस ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा होता, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो भी फ्लक्स चेंज होता है। उस केस में ये नेगेटिव होता है, dB/dt नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू पॉजिटिव आता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर पॉजिटिव है इसका मतलब करंट इसमें कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज अगर हमने एरिया वेक्टर, इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हमने एरिया वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड्स यहाँ लिया होता तब इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा होता, और थीटा इस बार क्या है, ऑब्ट्यूस है। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव हो गया। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। लेकिन अब आपको ये देखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है तो ऊपर करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करता है, अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे फिंगर्स क्लॉकवाइज कर्ल हो रहे हैं, तो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो उस केस में ये वाला जो डायरेक्शन होगा यानी कि क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा और क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। तो ये तरीका है जो हम यूज करते हैं। तो इसी केस के लिए मैं एक और लॉ आपको बता रहा हूं जिससे आप बहुत जल्दी पता कर पाएंगे कि ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं लेंजेस लॉ। तो मैंने जो पिछला केस आपको बताया था उसी को हम लोग वेरीफाई करते हैं जल्दी से। जब एरिया वेक्टर अपवर्ड था और हमने एक केस लिया था, अच्छा ऐसा करते हैं, एरिया वेक्टर को हमने अपवर्ड लिया था, आपको याद होगा ये एंगल जो है थीटा था, मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीजिंग था ये पॉजिटिव था, और ये थीटा एक्यूट था, ये भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आया था, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे था एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव का मतलब, एक मिनट देख लेते हैं, नेगेटिव का मतलब था हमारे यहाँ पे कि ये एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो एंटी नेगेटिव आया इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो हमने पहले लिखा हुआ था ये नेगेटिव था, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एरिया वेक्टर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव आया है इसका मतलब ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं यूजिंग, शो करते हैं कि लेंजेस लॉ से हम सेम चीज फाइंड कर सकते हैं। तो लेंजेस लॉ क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल लेंजेस लॉ ये कहता है कि जब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि जो कॉज है ईएमएफ इंड्यूस होने का कॉज, ईएमएफ इंड्यूस होने का कॉज दो कॉजेज हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। पहले ईएमएफ इंड्यूस होने के कॉज है चेंज इन फ्लक्स, ये हम समझ चुके हैं काफ़ी देर से, और चेंज इन फ्लक्स के दो तरीके, दो कॉजेज हो सकते हैं, या तो इंक्रीज इन फ्लक्स, एक हो सकता है इंक्रीज इन फ्लक्स, और दूसरा है डिक्रीज इन फ्लक्स, दूसरा है डिक्रीज इन फ्लक्स। तो ईएमएफ जो है चेंज होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो फ्लक्स में इंक्रीज होना या फ्लक्स में डिक्रीज होना, फ्लक्स में डिक्रीज होना। तो देखते हैं कि लेंजेस लॉ क्या कहता है। लेंजेस लॉ ये कहता है कि ईएमएफ हमेशा इस तरह से इंड्यूस होगा, मतलब हमारे सर्कुलर लूप में करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि वो इंक्रीज या डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश करेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज होने से रोकने की कोशिश करेगा। बट ये कैसे पॉसिबल है, देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास लूप है, इसी केस को समझते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे हमने ये लिया हुआ है, एक एंगल पे है, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना यहाँ पे कॉज है। कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज क्या है, इंक्रीज इन फ्लक्स, फ्लक्स में इंक्रीज होना। तो इस कॉइल में करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा कि इस इंक्रीज को स्लो डाउन करना चाहेगा। इंक्रीज को स्लो डाउन करने का मतलब क्या, कैसे स्लो डाउन किया जा सकता है? एक तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उसको बढ़ने के रेट को कम करना है, मतलब उसकी वैल्यू को कम करना है। तो ये कैसे किया जाएगा? एक्चुअल में ये किया जा सकता है अगर कॉइल में करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराया जाए। तो कॉइल में करंट कुछ दो तरह से फ्लो कर सकता है। सपोज अगर पहला केस लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो
तो अगर करंट मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो किया तो इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आपको याद है अगर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से कॉइल में है तो मतलब उसका अपर जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर इसमें करंट फ्लो करता है, अगर हम ये अज्यूम करें, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, इसी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और इस वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज था ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है, ये और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा है। तो लेंज लॉ लेकिन क्या कहता है कि करंट इस तरह से फ्लो करेगा या ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि जो कॉज है वो उसको अपोज करेगा। दैट मीन्स इस तरीके से करंट नहीं फ्लो करने वाला है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जो कॉज है वो इंक्रीज इन फ्लक्स है, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड है और उसको हमें अपोज करना है। तो वो कैसे होगा, अगर इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करे, अगर इस लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो किया तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो लूप की खुद की होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जो बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अल्टीमेटली ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम करेगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाली है और ये इंड्यूस्ड करंट की वजह से है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनका डिफरेंस होगा, यानी कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर गया है, यानी कि इसके इंक्रीज को अपोज किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमारा पहले आंसर आया था। इसका मतलब लेंज लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपको पता करना है कि किसी लूप में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ये स्टेटमेंट है लेंज लॉ का। फिर से देखते हैं लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ईएमएफ इंड्यूस्ड को प्रोड्यूस करने वाला जो कॉज है उसी को अपोज करता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, इस तरह से इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बार आप ट्राई करेंगे। सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनवर्ड है, इसको ध्यान से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग है, मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ टाइम है। सपोज मैग्नेटिक फर्स्ट केस लेते हैं, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स में भी इंक्रीज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स में भी इंक्रीज होगा, चेंज होगा बट इंक्रीज होगा। तो इसके इंक्रीज को स्लो डाउन करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इस तरह से इंड्यूस होगा कि इसके इंक्रीज को स्लो डाउन करेगा। तो अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है, सपोज क्लॉकवाइज फ्लो करता है, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। क्लॉकवाइज का मतलब ये एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस लूप की, खुद की इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि इसके इंक्रीज को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि होना चाहिए इसके इंक्रीज को अपोज करना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होने से इसके खुद की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज स्लो डाउन हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और इसीलिए इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। एक और केस देखते हैं। सपोज इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है उस केस में इसका वैल्यू कम हो रहा है, और यहाँ पे कॉज है चेंज इन फ्लक्स का कॉज है डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज को स्लो करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज डिक्रीज को स्लो करना है, इसके लिए इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज कम हो जाएगा, क्योंकि इसका खुद का कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। वो कैसे पॉसिबल होगा, जब इसमें करंट क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज करंट होने से जो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इसका डिक्रीज को स्लो डाउन करेगा। इस वजह से ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, जैसा कि लेंज लॉ कहता है, इसलिए इसमें क्लॉकवाइज करंट होगा इस केस में। तो ध्यान क्या रखना है कि हमेशा ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट जो है वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि जो चेंज इन फ्लक्स का कॉज है, जिसमें दो ही चीजें हो सकती हैं,
इंक्रीज इन फ्लक्स या डिक्रीज इन फ्लक्स, दोनों को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसी को लेके हम आगे चलते हैं। आपने देखा कि लेंज लॉ के केस में डायरेक्शन बहुत जल्दी मिल जाता है, ये कैलकुलेशंस के थ्रू आएगा, साइन से पता चलेगा। यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे कि किस तरह से करंट इंड्यूस जो है वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो चेंज इन फ्लक्स को किस तरह से अपोज कर रहा है, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम कुछ इस पे उस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज हमारे पास ये मैग्नेट है और लेफ्ट साइड में कॉइल है और हम इस मैग्नेट को इस तरफ मूव कराते हैं। तो आपको याद होगा कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से इस तरह से अवे होती हैं, नॉर्थ पोल से अवे होती हैं। तो अगर इस मैग्नेट को हम आगे मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी इनटू द नॉर्थ पोल वो तो इंक्रीज करेंगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आगे जा रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। लेंज लॉ यूज करते हैं पता करने के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये करंट के इंक्रीज को, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करना चाहिए। इसके लिए इस कॉइल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर हमारा कॉइल है तो इसमें करंट ऐसा फ्लो करना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो, इस कॉइल का नॉर्थ पोल क्रिएट हो, क्योंकि नॉर्थ पोल होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी। नॉर्थ पोल क्रिएट होने के लिए कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसका मतलब इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, जिससे यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। अगर यहाँ पर यही मैग्नेट राइट की तरफ मूव कर रहा है, अगर ये राइट की तरफ मूव कर रहा है तो फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करेगा, मतलब डिक्रीज नहीं होने देगा। तो इसके लिए कॉइल का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसके डिक्रीज को स्लो डाउन करेगा। और ऐसा होने के लिए कॉइल में करंट फ्लो करना चाहिए क्लॉकवाइज, तब यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा और वो क्या करेगा, करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा और उसके डिक्रीज को अपोज करेगा। दैट मीन्स उस केस में जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस होगा। यही अप्लाई करते हैं हम इस केस में। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, मैग्नेट स्लो डाउन हो जा रहा है। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो मैग्नेट के स्लो डाउन से फ्लक्स का चेंज भी स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। अभी अभी हमने देखा था अगर इसको हम अवे ले जाते हैं तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो रहा था, तो अवे जाने पे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके मोशन को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से भी देख सकते हैं। सेम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये मैग्नेट डाउनवर्ड जा रहा है तो आप जानते हैं कि मैग्नेट जितना फास्ट मूव करेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो डायरेक्टली देखें तो यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, मैग्नेट स्लो डाउन हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर ये मैग्नेट जो है इस कॉइल से बाहर जा रहा है, किसी केस में ये एंड साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है और इस कॉइल से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस अपोजिट साइड में नॉर्थ पोल क्रिएट होना चाहिए जो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लोअर साइड में नॉर्थ पोल होगा जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा और उसके मूवमेंट को स्लो डाउन करेगा, जिससे चेंज इन फ्लक्स भी क्या, स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये था लेंजेस लॉ और किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट लूप्स यहाँ पे रखे हुए हैं। हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है यूजिंग लेंज लॉ। अभी अभी हमने अप्लाई किया था, इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। डिफरेंट लूप्स किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला देखते हैं ये वाला लूप। ये लूप जो है एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो आप देख सकते हैं इफेक्टिव एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एरिया इंक्रीज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स्ड है बट एरिया इंक्रीज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा। वो कैसे किया जा सकता है, इस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, तो इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड आनी चाहिए जो इंक्रीज को अपोज करेगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तब ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी। यानी इसमें करंट फ्लो करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, बिकॉज इट हैज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। सेम यहाँ पे भी
देखते हैं ये जो ट्रायंगल है ये बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, यानी कि इफेक्टिव एरिया डिक्रीज करेगा। जब ये बाहर जाएगा तो जिस एरिया के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एरिया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो है वो देखना है हमें। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करेगा, मतलब ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, और उसके लिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होना चाहिए, मतलब करंट जो है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि ये तब साउथ पोल बिहेव करेगा तभी करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा। इसका मतलब इसमें करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से इसके खुद का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा और ये डिक्रीज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये वाला केस हो गया क्लॉकवाइज। इसमें देखते हैं ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज कैसे किया जाएगा, जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगी, मतलब इसमें करंट इंड्यूस क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी, जो कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो ये और एक क्वेश्चन था जो कि लेंज़ेस लॉ पे बेस्ड था। आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक क्लोज लूप जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है लेकिन स्टेशनरी है। सपोज यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दो मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में रखा है। तो देख लेते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सपोज एक मैग्नेट का नॉर्थ है, दूसरे मैग्नेट का साउथ है, और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्या हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करके इसमें कोई करंट इंड्यूस कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होगा, हमने एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा था कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लें हम लोग, लेकिन इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्रोड्यूस कर लें, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आना इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा केस बोला गया है कि एक क्लोज लूप है, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसमें इस तरह से नॉर्मली जो है वो मूव कर रहा है, क्लोज लूप नॉर्मली मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये दो लार्ज कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में है। तो हमसे पूछा गया इज ए करंट इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर। अच्छा, नॉर्मली मेरे कहने का मतलब शायद इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कंप्लीटली इसके अंदर है तब कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, या पार्टली आउटसाइड द प्लेट है तब होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बोला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेट। तो दो केसेस बोले गए हैं, क्या इन दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा? सबसे पहले हमें नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, और ऐसा नहीं होता है। ईएमएफ इंड्यूस सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से होता है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर लूप जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये ध्यान रखना है, वेलोसिटी जो यहाँ पे कांस्टेंट है। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दोनों में से किस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, जो कि फाइंड किया जाता है माइनस एन डी फाई बाय डी टी से, किस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड कांस्टेंट रहेगा जैसे जैसे लूप जो है फील्ड से बाहर जा रहा है। पहली चीज, जब ये लूप्स फील्ड से बाहर जाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा जब ये फील्ड से बाहर निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव एरिया डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो मेथड यूज किया जा रहा है वो एरिया को डिक्रीज करके जो है फ्लक्स चेंज किया जा रहा है। अब दोनों केस में देखते हैं किस केस में फ्लक्स चेंज जो है वो कांस्टेंट रहेगा और किस केस में वेरी करेगा। क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अगर हम अलग अलग इंस्टेंट्स पे एरिया के चेंज के लिए रिप्रेजेंट करना चाहें, तो सपोज किसी एक इंस्टेंट पे यहाँ पर है, आफ्टर सपोज अगर हम इसका स्पीड एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर हमने ले लिया है स्पीड इसका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
तो 1 सेकेंड बाद ये कॉइल जो है वो 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, लगभग 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगले 1 सेकेंड बाद ये 1 सेंटीमीटर और आगे शिफ्ट होगा, फिर अगले 1 सेकेंड बाद ये 1 सेंटीमीटर और आगे शिफ्ट होगा। तो अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें ईएमएफ इंड्यूस्ड का, तो फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है, और फ्लक्स के बारे में देखें तो वो होता है BA cos थीटा। अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालें d∅dt, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी B cos थीटा तो कांस्टेंट है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है क्लियरली ये कांस्टेंट है, हर बार जो जितना एरिया डिक्रीज कर रहा है उसका वैल्यू फिक्स्ड है। अगर हम लोग ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसका विड्थ b ले रहे हैं, तो पहले केस में b इंटू 1 सेंटीमीटर एरिया क्या किया, डिक्रीज किया। दूसरे केस में भी देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है इंटू b, तब भी एरिया डिक्रीज किया है b इंटू 1 सेंटीमीटर। अगले 1 सेकेंड बाद भी एरिया डिक्रीज किया है b इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट इन फर्स्ट केस। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट हो तो d∅dt इज ऑल्सो कांस्टेंट, so rate of change of flux is constant, then EMF induced will be constant. So इस केस में EMF induced क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एरिया ही वेरी कर रहा है। तो जब ये लूप जो है यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद सपोज इसका स्पीड भी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड बाद ये लूप 1 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा और नया लोकेशन कुछ ऐसा होगा। फिर 1 सेकेंड बाद ये 1 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा और नया लोकेशन कुछ ऐसा होगा, फिर एक 1 सेंटीमीटर मूव करेगा और नया लोकेशन कुछ ऐसा होगा। तो अगर आप शेड करें हम लोग डिफरेंट एरियाज जो कम होते जा रहे हैं, तो पहले केस में एरिया जो डिक्रीज किया है इफेक्टिवली वो ये रहा। सेकेंड केस में जो एरिया डिक्रीज किया है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, एक्चुअल में इसमें ये भी इंक्लूडेड है सेकेंड केस में। और थर्ड केस में जो एरिया डिक्रीज किया है वो ये पूरा एरिया है, तो यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, एरिया का डिक्रीज जो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे लूप जो है वो बाहर जा रहा है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। यानी दिस इज वेरिएबल, दिस इज नॉट कांस्टेंट इन सेकेंड केस, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज वेरिएबल, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज वेरिएबल, दैट मीन्स EMF इंड्यूस्ड विल ऑल्सो बी वेरिएबल इन सेकेंड केस। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक लूप है जिसके एंड्स पे कैपेसिटर लगा है, जिसका ये एंड A है और ये B है। हमसे पूछा गया है, पोलैरिटी पूछा गया है, मतलब क्या A पॉजिटिव होगा या B नेगेटिव, या A नेगेटिव और B पॉजिटिव, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले कोई भी कैपेसिटर है हमारे पास, अगर उसका एक एंड हायर पोटेंशियल पे है, जिस तरफ करंट फ्लो करने वाला है वो एंड पॉजिटिव हो जाता है, ये आपको याद होगा। तो देखते हैं, ये रहा लूप, यहाँ है मैग्नेट, अगर नॉर्थ ये इधर मूव कर रहा है, इसकी वजह से लूप के इस एंड पे क्रिएट होगा नॉर्थ पोल, आपको याद है, अपोज करेगा, ये इसका नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। सेम तरीके से लूप के राइट साइड में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये साउथ है तो इसके राइट साइड में प्रोड्यूस होगा साउथ पोल, या अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें, अगर ये इसका राइट साइड ले लें हम लोग लूप का, तो यहाँ प्रोड्यूस होगा साउथ पोल, यानी इसका खुद का जो ये लेफ्ट वाला एंड है नॉर्थ होना चाहिए और राइट वाला साउथ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट की तरफ है, तो ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को स्लो डाउन किया जा सके, यानी कि ये नॉर्थ और ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। अगर ये नॉर्थ है तो इसमें जो मैग्नेट करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम ये पहले से जानते हैं। यहाँ से देखेंगे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर हम साउथ वाले साइड से देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि A वाले एंड जो है वो पॉजिटिव होगा और B वाला एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से हम लोग पोलैरिटी पता करेंगे दोनों एंड्स की कैपेसिटर प्लेट्स में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से EMF इंड्यूस्ड और करंट इंड्यूस्ड निकालने पे बेस्ड थे और लेंज लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड थे। आगे जो हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अभी इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।